चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर इकाई फर्स्ट का पहला पार्ट रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति इकाई 1। उसमें जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं वे रासायनिक पदार्थ या रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हमने कागज को अगर जला दिया तो कागज को जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के वो जलता है तो वो नया पदार्थ बन जाता है, राख बंधन में बदल जाता है। तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है जिसमें नया पदार्थ बनता है और उसकी रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। उदाहरण भोजन का पचना, भोजन हम जब खाते हैं तो वो ठोस होते हैं, लेकिन जब पच जाता है तो उनकी प्रकृति भी बदल जाती है और उनसे एनर्जी भी मिलती है। बीज का अंकुरण, बीज छोटा होता है लेकिन उस बीज से पौधा बन जाता है। साबुन का बनाना, सुबह जब हम पोटेशियम या सोडियम के जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं जब उनसे हम साबुन बनाते हैं तो उनका पहला फेज दूसरा होता है, लेकिन साबुन बनने के बाद उनका फेज बदल जाता है। कोयले का जलना, कोयला भी जब जलता है तो जलने से पहले उसकी आकृति और टर्म कुछ और होते हैं, लेकिन जल जाने के बाद वो चेंज हो जाते हैं, व्हाइट कलर के हो जाते हैं। चूने का बुझना, ये सारे के सारे जो हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। हम एक तरीके से यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन है तो वह रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण माना जाएगा। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, भोजन का पचना भी हो रहा है, तो हम इसमें बोलेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा, गैस निकलते हैं या उनका उत्सर्जन होता है। और चौथा, तापमान में परिवर्तन। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हम अगर किसी चीज को जलाते हैं तो वह अवस्था में लगभग परिवर्तन उसमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन कई सारे में देखने को मिलता है। जैसे हम कागज को जलाते हैं तो ठोस जलाते हैं, ठोस ही हमें राख में मिलता है, लेकिन रंग में तो परिवर्तन हुआ ना। कागज व्हाइट कलर का होता है लेकिन जब जल जाता है तो वो काला हो जाता है। गैस निकलना, उसमें से गैस निकलती है काले रंग की, कार्बन डाइऑक्साइड। और तापमान में परिवर्तन, और उस समय कागज ठंडा होगा या कागज का नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, लेकिन जैसे ही जलेगा वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा दोनों को। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कागज को जला रहे हैं तो कागज अभिकारक हुआ। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और जो राख बना है हमारा वो क्या है? उत्पाद है। जैसे दही का जमना, दूध जो है क्या है? दूध हमारा हो गया अभिकारक, लेकिन दही उत्पाद कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहा जाता है? वे क्रियाएं जिनके पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें भी परिवर्तन होता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक अगर भाग लेते हैं तो उन्हें नाभिकीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसके बारे में क्लास 11th और 12th में न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, और फिलहाल हमें क्लास 10th के लिए, 9th और 10th के लिए केमिकल रिएक्शन देखने हैं, और 11th 12th में केमिकल रिएक्शन प्लस न्यूक्लियर रिएक्शन दोनों देखना है। इन अभिक्रियाओं में परमाणु का स्वरूप परिवर्तित होता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप से भाग लेता है तथा निजी स्वरूप से नष्ट नहीं होता। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ZNO है, वह H2SO4 यानी जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया किया है तो क्रिया करने के पश्चात जिंक सल्फेट बनाया है ना, तो क्या जिंक का परमाणु नष्ट हो गया है? यहाँ नहीं। क्या वह दूसरे में परिवर्तित हो गया है? नहीं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। उसके परमाणु नष्ट नहीं होते,
वो बस अपना फेज बदल लेते हैं। बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक परिवर्तन यहाँ हो रहा है, जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो जिंक सल्फेट तथा जल बना है। तो जो रिएक्शन के पहले है, जो तीर से पहले होता है उन्हें हम अभिकारक, और जो तीर के बाद होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है। जैसे यहां हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, हम इसके जगह कागज मान लेते हैं। मान लिया यहाँ कागज है और यहाँ हमने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन मतलब आग। कागज को आग से जब जलाएंगे तो यहाँ राख बनेगा ना, राख बनेगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि यह जो है कागज और वो अभिकारक है और ये उत्पाद है। रासायनिक समीकरणों को लिखना। जो भी शब्द रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हें रासायनिक प्रतीकों तथा अणुसूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने की जो विधि होती है या व्यक्त करने वाले जो समीकरण होते हैं उन्हें ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट तथा जल प्राप्त हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे शब्द समीकरण, क्योंकि यह शब्दों के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन नीचे हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड को अणुसूत्र के रूप में लिख दिया गया है, उनके परमाणु के रूप में। जिंक के जगह Zn, ऑक्साइड के जगह O, सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह H2SO4। तो इन्हें हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और यह जो हो रहा है इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और इसका महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं कि न तो किसी भी द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान जो है अभिकारक के कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक सामाजिक उदाहरण मैं ऐसे दे रहा हूं कि अगर आप 2 लीटर दूध का दही जमाएंगे तो दही भी लगभग 2 लीटर में ही होना चाहिए, नहीं तो आपको फायदा क्या होगा, बस फेज बदल जाता है। तो सेम वैसे ही जितना अभिकारक का द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होना चाहिए। इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। बिना संतुलित किए हम उसे रासायनिक समीकरण नहीं कर सकते। अगर वह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, अगर वह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, अभिक्रिया के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ऐसे किसी भी समीकरण को हम कौन सा समीकरण बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। और जैसे ही हम उसके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं, वह कौन सी समीकरण कहलाने लगती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तत्व। अगर कोई रासायनिक समीकरण हमें पता चलता है तो उसे क्या क्या चीजें हमें पता चल जाती हैं उस रिएक्शन के बारे में? पहला, इसके प्रतिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों का पता चल जाता है। हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा उत्पाद बन रहा है और कैसा बन रहा है। इससे प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों का पता चलता है। और अभिक्रिया में न केवल भाग लेने वाले पदार्थ पता चलता है कि कौन कौन से अभिक्रिया में भाग लिए हैं, बल्कि उससे उत्पाद भी क्या क्या बना है वह भी हमें इसे पता चल जाता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमी यह है कि रासायनिक क्रिया की गति हमें पता नहीं चल पाती कि अभिक्रिया कितने देर तक होगी, कितने समय तक होगी, समय का पता नहीं चलता। क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय और क्रिया कितने देर बाद पूरी हो जाएगी इस समय का भी पता नहीं चलता। क्रिया के कारकों एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था, कि वह भौतिक अवस्था किस अवस्था में है। जैसे हम दूध की बात करते हैं, सोशल आपको सामाजिक हम उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दूध जो होता है वो द्रव में होता है और जैसे ही वह दही में कन्वर्ट होता है तो वो किस में हो जाता है? ठोस में हो जाता है, लगभग गाढ़ा द्रव हो जाता है। तो वो अवस्था बदलता है, इसका भी पता हमें नहीं चलता। इसका पता हमें टेस्ट करके पता चलता है, हमें उसको पता चलता है कि हमें उसे देख करके पता करना पड़ता है। क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों का ज्ञान और क्रिया में कौन से उत्प्रेरक लगेंगे इसका भी ज्ञान हम रासायनिक समीकरण को देख करके नहीं बता सकते।
तो ये उसकी कमी है। इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया कि समीकरणों के दोषों के निराकरण के लिए अगर कोई ठोस अवस्था में उत्पाद बन रहा है या अभिकारक है तो उसे स्मॉल यस से, अगर कोई गैस अवस्था में है तो उसे स्मॉल जी से, और अगर कोई द्रव अवस्था में होगा तो उसे स्मॉल यल से दिखाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि अभिकारक द्रव में अवस्था में है या उत्पाद द्रव अवस्था में है, अभिकारक गैस अवस्था में है या उत्पाद गैस अवस्था में है। और यदि कोई जलीय विलयन में है तो उसके संकेत के लिए उसके बगल में क्या लिख देते हैं, AQ। इसे एक्वस पढ़ा जाता है, AQ। जलीय विलयन का मतलब उसमें, उस अभिकारक में या उस उत्पाद में जल की मात्रा उपस्थित है, वह एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। अक्सर पेपर में यह पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं के समूह भाग लेते हैं। कई बार यह पूछा गया है कि क्या अणु भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं, अणु परमाणु दोनों भाग लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यह 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। तो कौन भाग लेते हैं अभिक्रिया में, परमाणु या परमाणुओं का समूह, या तो वो अकेले होंगे नहीं तो बहुत सारे परमाणुओं के साथ होंगे। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। यदि हम कार्बन को जलाते हैं तो जो हमारा धुआं निकलता है, हमने जैसे कागज लिया, सामाजिक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हमने कागज लिया, वह कार्बन है, और जैसे ही हमने उसको जलाया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद वह ब्लैक रंग के काले धुएं के रूप में चला गया ना, तो वो जो काला धुआं होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कार्बन कार्बन में ही होता है। कार्बन का जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए हैं तो वह कार्बन में ही रहा है, वह तत्व दूसरे तत्वों के परमाणु में नहीं बदलता। बात समझ में आई है। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम जानते हैं पानी बनता है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ रिएक्शन में पार्ट लिया तो हाइड्रोजन ही रहेगा उत्पाद में भी, वह दूसरे तत्वों के परमाणु में नहीं बदल सकता। इसे तत्वों के अविनाशिता का नियम भी हम कह सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के पारस्परिक आबंध के टूटने व जुड़ने से ही नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक आबंध की बात यह होती है कि जैसे अगर कोई हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ आबंध में जुड़ता है तो यह पानी बनाता है। तो यह आबंध जब भी परमाणु या परमाणुओं का कोई भी समूह टूटता है, इनके आबंध आपस में टूटते हैं। आबंधों की बात आने वाले चैप्टर में करना है, वहां पर रासायनिक आबंध हम पढ़ेंगे। तो वहां पर आबंध जब टूटते हैं किसी भी परमाणु के, तब भी कोई नया उत्पाद या पदार्थ बनते हैं। समानताओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित दी हुई हैं। पहली संयोजन अभिक्रिया की बात करें या योगात्मक या संकलन, तीनों का सेंस एक ही है। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और लास्ट उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। आज हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला अभिक्रिया पढ़ेंगे योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब हम उसको जलाए हैं तो जलाने के बाद यह क्या बना है, जल। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वाटर बनाता है, अभिक्रिया करके जल बनाता है। इस अभिक्रिया में केवल एक ही नया पदार्थ बनता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सोडियम यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो सोडियम ऑक्साइड बनाया है। ऐसे ही यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हमें किसी ने पूछा कि संयोगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो हम परिभाषा देंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम संकलन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा फेज जो है संकलन अभिक्रिया के तौर पर हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है।
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी उसमें रिएक्शन के बाद उत्पाद में ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी, तथा जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब आपसे पूछा जाए तो आप वहां ये बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तथा जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया का मिश्रण ताप जिसमें घट जाता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। सामान्य शब्दों में आप डिफिनीशन देंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है अभिक्रिया के पश्चात वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, तथा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के जो है ऊष्मा अवशोषित करके अभिक्रिया होती है वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्बन को हम अगर वायु में जलाएंगे, जैसे कोयला हमने ले लिया, कोयले को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसे ही मेथेन गैस है, मेथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देख रहे हैं हम यहाँ की ऊष्मा जो है बाहर निकल रही है, इसलिए यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई बार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस बात का प्रमाण दीजिए। तो हम जानते हैं कि श्वसन में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जिसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान देंगे हम कि जब हम भोजन करते हैं तो वह ग्लूकोज के रूप में अंदर चला जाता है, और जब हम अब श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो यह ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और भोजन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एनर्जी जो कि एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन करने के पश्चात वह ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है, और ऊर्जा भी ऊष्मा का ही एक प्रतिरूप है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ता है, बिना ऊष्मा के वह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें उसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक लगभग गर्म करना होगा, तब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ अभिक्रिया में भाग लेंगे, और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद उत्पाद के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, जब हम उसमें उसको एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने के बाद वह पोटेशियम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन में टूट जाता है। ऐसे ही कार्बन और पानी के मिश्रण को जब हम 131 किलो जूल की एनर्जी देते हैं तो वह जल गैस बनता है। हीट इंजन जो प्रोसेस था वह इसी प्रोसेस पर वर्क करता था। कोयले के तौर पर हम वाटर लेते थे और वहां पानी को रखा जाता था, और जब हम उसे ऊष्मा देते थे तो वह जल गैस में बदल जाता था, और हीट इंजन का प्रोसेस इसी पर वर्क करता था। अब बात करते हैं अपघटन तथा वियोजन अभिक्रियाएं। अपघटन तथा वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है? जब कोई एकल अभिकारक, जब कोई सिंगल कोई अभिकारक हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ जुड़ते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, और उत्पाद इकलौता बनता है, एकल उत्पाद बनता है। और वैसे ही जब कोई एकल उत्पाद अपने दो या दो से अधिक अवयवी तत्वों में टूट जाता है उत्पाद के रूप में, तो उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि वह एकल उत्पाद वियोजित हो जाता है अपने अवयवी तत्वों में। यह वियोजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है ताप अपघटन, यह अपघटन ऊष्मा देकर के किया जाता है। दूसरा होता है विद्युत अपघटन, यह जो अपघटन है
बिजली द्वारा किया जाता है, हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करते हैं। और तीसरा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। यह जो अभिक्रिया होती है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। तो यहाँ पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है। बात करते हैं ताप अपघटन के बारे में। ताप अपघटन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर अगर वह अपघटित होती है उसे ताप अपघटन कहते हैं। जिसमें विद्युत द्वारा अपघटित होती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, तथा जिसमें बल्ब या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है उसे हम प्रकाश अपघटन, प्रकाश रासायनिक अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो जब आप इसे कॉपी या एग्जाम में लिखेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख सकते, इसको आपके लिए स्टेटमेंट देना होगा। कथन ये दीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम इसे रिएक्शन को लिखेंगे और रिएक्शन के बाद हम उनके नाम को लिखते हैं। ऐसे ही नीचे वाला अगर रिएक्शन है FeSO4 तो हम लिखेंगे कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात यह फेरस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यह फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और उसके बाद यह रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन के नीचे इनके नाम हम लिख देंगे। ऐसे पूरी स्टेटमेंट 3 लाइन में ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। विद्युत अपघटन की बात करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन तथा उसके गलित अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे पानी का हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह सोडियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। और ऐसे ही जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी बल्ब के प्रकाश की भी उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये जल हो गया, सनलाइट है और पर्णहरिम यानी पर्णहरिम की उपस्थिति है, उसके कारण यह ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। जल भी इसके साथ साथ बनता है, हम आगे यहाँ जल का रिएक्शन दिखा देंगे। ऐसे ही AgCl है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वह सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। और ऐसे ही जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को हम प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमें धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम याद होना चाहिए। अगर आपको इसे याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप रैम 30 क्लासेस के शॉर्ट्स में जाइए, वहां पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है धातुओं की अभिक्रियाशीलता पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी का। उसमें बहुत ही आसान तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा इसे याद करा दिया गया है। वो कुछ इस प्रकार है कि लिखबा सर नाका मगल मंजन करफे कटको नीसन पवहे कु पटहज अजो। तो ये ऐसे करके वो वीडियो बना हुआ है, आप वहां जा करके पूरे लिखित तौर पर देख सकते हैं। इसमें हमें यह ध्यान देना होता है, इसका यह सेंस है कि सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील सोडियम है। मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम। एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम। जिंक से अधिक अभिक्रियाशील एल्युमिनियम। फेरस से अधिक अभिक्रियाशील जिंक। ये इनका जो है क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इसकी हेल्प हमें लगती है विस्थापन अभिक्रिया के लिए। जैसे हम यहाँ ध्यान देंगे, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब अभिक्रिया करेगा तो चूंकि हम जानते हैं कि जिंक का जो जिंक है वह कॉपर से
कहीं अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह जिंक जो है कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के पश्चात वह उसे विस्थापित करके अलग कर देगा और खुद विलयन के साथ अटैच हो जाएगा। तो वह जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात जिंक सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। तो यहाँ आपको एक कथन लिखना होगा, आप लिखेंगे कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के पश्चात वह जिंक जो है कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसका अगर कारण आपसे कोई पूछता है कि क्यों यह विस्थापित करता है, तो हम बताते हैं क्योंकि जिंक जो है कॉपर से कहीं अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वह उसके विलयन से इसे विस्थापित कर देता है। अगर यही रिएक्शन हम अपोजिट लिख देते हैं, यही रिएक्शन हम ऐसे लिख देते हैं कि Cu और ZnSO4 का रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन। इसका अगर कोई आपसे पूछता है कि क्यों यह अभिक्रिया क्यों नहीं होगी, तो हम बताएंगे चूंकि हम जानते हैं कि जिंक जो है कॉपर से कहीं अधिक अभिक्रियाशील है, और वह कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है, अतः यह क्रिया संभव नहीं है। पेपर में इसे भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में इसे भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही जिंक का हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराए हैं, कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराए हैं, तो यह जो थे विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण थे। द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम बात करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का आपस में परस्पर विनिमय होता है। यहाँ जो दो अवयव हैं आपस में एक दूसरे का विनिमय कर लेते हैं, तो हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? हम अगर बात करें यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रहा है, यहाँ हम देखेंगे Ag जो है Cl के साथ अभिक्रियाशील है और सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया विस्थापित हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ AgCl बना है और यहाँ सोडियम नाइट्रेट के साथ विस्थापित हुआ, तो यहाँ दो बार विस्थापन हो रहा है। और यहाँ पर विस्थापन जो है हमारा एक ही बार हुआ है, सिर्फ कॉपर विस्थापित हुआ है। कॉपर के साथ कोई अन्य यौगिक नहीं जुड़ करके बना है, कॉपर अकेले ही विस्थापित हुआ है। तो यहाँ सिंगल विस्थापन है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें दो बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब हम इस रिएक्शन को एग्जाम में लिखेंगे तो अभिक्रिया देने के पश्चात हम यहाँ कथन जोड़ेंगे। हम वह कथन जोड़ेंगे कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हमें सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। उसके बाद हम यह रिएक्शन लिखेंगे और उसके नीचे यह नाम लिखेंगे। अब एक सिंबल यहाँ यूज हुआ है, आप देख रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ। इस सिंबल का बहुत बड़ा मतलब है। इस सिंबल को हम कैसे यूज करते हैं और ये क्या है सिंबल, इसके बारे में हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप एक अविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप उत्पन्न होता है, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तथा इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों तथा अवयवों का परस्पर विनिमय तथा स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्रिया के फलस्वरूप सोडियम जो है विस्थापित होकर के नाइट्रेट के साथ विलयन बना रहा है और सिल्वर जो है कुलीन के साथ विलयन बना रहा है। तो यहाँ दो बार विस्थापन हुआ है, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में हम एक यहाँ सिंबल देख रहे हैं जो ये रेड कलर की लगाई गई है नीचे की तरफ। इसका एक सेंस होता है, एक मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि यह सब क्या है? अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होते हैं? अवक्षेप, तो उसके लिए हमें अवक्षेपण अभिक्रिया देखनी होगी। अवक्षेपण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उत्पाद के रूप में, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तथा उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यह अवक्षेप जो होता है अविलेय होता है। जैसे हम एक सामाजिक तौर पर आपको अगर एग्जांपल दें तो जैसे आप पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के बाद पनीर का एक व्हाइट पोर्शन अलग हो जाता है और उसका पानी अलग हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ वह ठोस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अवक्षेप जो होता है ठोस होता है। हम बस सोशल तौर पर एग्जांपल दे रहे हैं कि उस पानी की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम उस पानी को आसानी से
पनीर से अलग निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही अवक्षेप जो होते हैं वह ठोस होते हैं और वो आसानी से अविलेय होते हैं। ये ठोस हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये लगभग ठोस ही माने जाते हैं और ये आसानी से अविलेय होने के कारण इन्हें बाहर निकाला जा सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया आगे आने वाले अम्ल, क्षार तथा लवण एक आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको यह अभिक्रिया पढ़नी है। यहाँ हम देख रहे हैं HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, क्षारक है। यह अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है, अतः यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? ऑक्सीकरण अथवा उपचयन। किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है या नहीं तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, सोडियम के साथ यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन सोडियम में क्या हो गया है? जुड़ गया है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन के साथ है और यहाँ अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो गया? आयोडीन से अलग हो गया है। तो या तो हाइड्रोजन बाहर निकले या ऑक्सीजन अंदर आए या ऑक्सीजन जुड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन अथवा अवकरण अभिक्रिया। किसी पदार्थ में H परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, इसमें निकलना और इसमें जुड़ता है, इसमें या तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है नहीं तो ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां ध्यान दो, CuO के साथ ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन क्या हुआ है? Cu से बाहर निकल गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का बाहर निकलना यानी रिडक्ट हो जाना, माइनस हो जाना, तो इसे हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। और यहाँ देखो हाइड्रोजन सल्फर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के क्या हुआ है? रिएक्शन के बाद जुड़ गया है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। और ठीक इसके अपोजिट अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण से ऐसे समझो कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकारक तथा अपचायक की। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, यानी वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ठीक इसी का अपोजिट होता है कि वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वे अपचायक कहलाते हैं, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहां नहीं समझ में आपको आ रहा होगा, डिफिनेशन आप यहां देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा। बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अकेले घटित हो रही है और यह भी अकेले घटित हो रही है, लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें यह दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराए हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। यहाँ हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हुआ है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यहाँ ऑक्सीकारक के तौर पर कौन है? हेल्प कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को जोड़ने में ZNO कर रहा है, तो यह ऑक्सीकारक हो गया। और ऑक्सीजन से कौन ये इकट्ठा कर रहा है? तो कार्बन, तो यह हो जाएगा अपचायक। इसका एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। यहाँ MnO2 है और ये HCl, मैग्नीज ऑक्साइड का हम रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराए हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराए हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करने के बाद यह Mn जो है Cl2 से रिएक्शन किया है, Cl2 को अलग किया और H2O बना लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन है ये क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन आके यहाँ बाहर हो गया ना अभिक्रिया के बाद, तो ये ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो अपचयन हो रहा है, और यहाँ
HCl के साथ की अगर हम बात करें तो यहाँ उसमें कमी आ रही है, हाइड्रोजन में कमी आ रही है, तो हम इसे ऑक्सीकरण कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का 4 परमाणु है और 4 अणु है और यहाँ एक भी परमाणु नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन की कमी आ रही है, तो यहाँ यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है इनके दैनिक जीवन में भी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे विकृत गंधिता के रूप में। हम जितने भी तैलीय तथा वसा युक्त जो भी पदार्थ रखते हैं उनमें ऑक्सीकृत होने के बाद वो विकृत गंधीय हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधी कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ऑक्सीकृत होने पर तेल अथवा वसा के विकृत गंधित हो जाते हैं। तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को उपचयन को रोकने के लिए जो भी पदार्थ होते हैं, इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकरक यानी एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। और हमारे दो मेन एंटीऑक्सीडेंट BHA और BHT हैं, BHA और BHT हैं, इनका हम यूज करते हैं यह मुख्य प्रतिक्रियाकारक के रूप में, ताकि हमारे तेल तथा वैसी वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं इन दोनों केमिकल का यूज कर देने के बाद वह लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं, अच्छे से रखे जा सकते हैं। इसके जगह हम अगर चिप्स वगैरह के पैकेट की बात करें तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस का भी यूज करते हैं, तो आप इसमें एक्स्ट्रा के तौर पर लिख सकते हैं कि हम प्रतिऑक्सीकारक के रूप में तेल तथा वैसी युक्त पदार्थों में हम नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। संक्षारण प्रक्रिया की बात करते हैं। जब धातुएं ऑक्सीकृत होती हैं, जब तेल अथवा वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं तो वो विकृत गंधिता कहलाती है, लेकिन जब वही धातुएं ऑक्सीकृत होती हैं तो वह संक्षारण कहलाती है। जैसे संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, जब कोई धातु अपने आसपास में उपस्थित नमी अथवा अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने की यह प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। हम अपने आसपास सबसे एक आम तौर पर पाया जाने वाला संक्षारण देखते हैं, वह संक्षारण जो है लोहे का संक्षारण है, जिसे हम लोहे का संक्षारण यानी लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जब लोहा किसी जल अथवा नमी के संपर्क में आता है तो वह जंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर एक लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम जंग लगना कहते हैं, जब लोहे पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऐसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और भी धातुओं पर होती है, जैसे चांदी पर होती है तो वह काले रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर होती है तो हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह जो हमारा लोहे पर जो जंग लगा होता है वह भंगुर होता है, वह कुछ ही समय में अपने आप धीरे धीरे करके पृथक होते रहते हैं। इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे या तो ग्रीसिंग कर देते हैं, नहीं तो उसे हम पेंट कर देंगे। ग्रीसिंग और पेंट कर देने की वजह से उस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का कोई नमी अथवा वायु का संपर्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह जंग लगने से बच जाएगा। इसका एक और प्रोसेस भी है जिसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। यदि किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर उसे ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें तो Fe के ऊपर Z10 की परत चढ़ाई जा सकती है और यह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाएगी। धन्यवाद।